नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर, एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते। एक्सपर्ट नहीं कह सकते हैं, बिगिनर। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। अबे देखो, दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, तो ये इसमें जो आपको दिख रहा होगा फ्रैक्चर हो रहा है बिकॉज ऑफ बेंडिंग हो रहा है। देख रहे होगे कर्वेचर बन चुका है बीम के अंदर। जो पहला वाला है उसमें क्लियर दिख रहा है क्या कि थोड़ा सा बेंडिंग हुई है। यहाँ पे एक लाइन को देख लो, वहीं से पता चल जाएगा कि बेंडिंग हुआ है। यहाँ से भी देख लोगे, ये बेंडिंग की वजह से इसका फेलियर होगा। बेंडिंग की वजह से यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, बेंडिंग टेस्ट किया जा रहा है। 3 पॉइंट बेंड टेस्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक एंड पे सपोर्ट है और बीच में एक पॉइंट लग रहा है। तो 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है। तो एक्चुअल में जो कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर है उसका 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट किया जा रहा है, ये प्रोटोटाइप बना के। तो उसके मटेरियल का स्ट्रेंथ पता चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका मॉडल बनाया जाएगा बड़ा। उसके बाद उसको मेन जो एप्लीकेशन में यूज करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है हमको एक एक करके कि पहले तो वो बताओ, प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो प्योर बेंडिंग का मतलब वो है जहाँ पे बेंडिंग के वो पार्ट जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो तभी तो शियर फोर्स 0 होगा। ये कोई एक चीज बोले तब भी सही है। dm/dx = 0, यही बोलते हैं शियर फोर्स। और dm/dx 0 मतलब कि m क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है और शियर फोर्स 0 आएगा। तो शियर फोर्स 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। आप एक ही चीज बोलोगे तब भी दोनों चीज ट्रू है। ठीक, अब ये जल्दी से जल्दी हम लोग को ये बनाना है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये W लोड लग रहा है, यहाँ पे W लोड लग रहा है। तो ये बताओ, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं, सपोर्ट हट जाएगा सर। हाँ सर, आपने उस टाइम हिम्मत से क्वेश्चन पूछा था कि अगर यहाँ पे m 0 होता तो भी dm/dx 0 ही आता। हाँ, मोमेंट यहाँ पे 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इससे पहले की वैल्यू क्या हो रही है, उसके बाद की वैल्यू क्या हो रही है। बीच में हो सकता है 0 हो जाए बेंडिंग मोमेंट, वो भी 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, हाँ। तो जनरलाइज टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द मोमेंट इज अ कांस्टेंट, बोल सकते हैं ना कि एक मोमेंट है जिसकी वैल्यू है 0, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट जल्दी से जल्दी बनाना है। बहुत ही सिंपली सपोर्टेड बीम है और मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सपोर्ट नहीं हटा रहा हूँ, बस यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है, इसको एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन आएगा। टोटल लोड कितना है 2W और सिमेट्रिकली अप्लाई हो रहा है। टोटल लोड है 2W, तो सिमेट्रिकली अप्लाई हो रहा है तो रिएक्शन भी आधे आधे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे W आएगा और यहाँ पे W आएगा। सही है? Yes. तो रिएक्शन आएगा तो शियर फोर्स डायग्राम मैंने फास्ट बताया था कैसे बनता है। यहाँ पे W आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर W जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यहाँ से एक सेकेंड, A, B, C और D। A से C पे जाने में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो सीधा चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जैसे देखेगा C पे नीचे लोड लग रहा है कितना, W, तो W नीचे जाएंगे। नीचे गए, फिर देखेंगे C और D के बीच में कोई लोड नहीं लगेगा, तो सीधा चलते जाएंगे और D तक देखेंगे, फिर से एक लोड लग रहा है W। ठीक है, W लग रहा है नीचे लग रहा है ऐसे। फिर देखेंगे यहाँ पे बीच में कोई नहीं लोड लग रहा है, फिर से यहाँ तक पहुंचे और फिर देखा कि ऊपर एक W लोड लग रहा है, तो ऊपर W वैल्यू ऊपर चले जाएंगे। तो ये शियर फोर्स बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है कि देखेंगे कि कहाँ पे प्योर बेंडिंग का केस कहाँ पे बन गया। सर वॉइस स्लो आ रही है आपकी। अभी आ रही थी इससे पहले ना, सही? हाँ, इससे पहले से आ रही है। हाँ, अब आएगी। ये माइक नीचे चला गया था ना। चलो, यहाँ से देखोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमको। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पे इसकी मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में बताया था कि एरिया से ही निकल जाता है बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है और यहाँ पे निकालना है, तो आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो कि एरिया कितना है। इसका एरिया कितना है, W इंटू
अच्छा एक लेंथ नहीं दिया मैंने, W इंटू एल है, और ये है 2L और ये है L, तो एरिया कितना है W इंटू एल, तो उतना ही मोमेंट होगा। यहाँ पे पता है मोमेंट 0 होगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, एंड पे क्या होता है 0, और यहाँ पे भी 0 होगा मोमेंट, ए और बी पे मोमेंट क्या होगा 0 होगा। 0 तो ये पता है कि हमको मोमेंट 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में WL का एरिया बनना चाहिए, या फिर बोले तो WL का हाइट बनना चाहिए, सॉरी एरिया नहीं हाइट बनना चाहिए, क्योंकि सब सिंपली सपोर्टेड ये जो शियर फोर्स डायग्राम है उसका एरिया कितना है W इंटू एल। तो यहाँ पे जो मोमेंट मिलेगा MB माइनस MA करेंगे, जब MB माइनस MA करेंगे तो वो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होना चाहिए, वो एरिया कितना है W इंटू एल, ठीक है W इंटू एल है, तो और MA आपको पता है कि 0 है, तो MB कितना हो जाएगा W इंटू एल, तो W इंटू एल MB पे मिलेगा, MB नहीं यहाँ पे कौन सा होगा C, MC CD, यहाँ पे WL होगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, स्ट्रेट लाइन से। मैंने बताया था 1 डिग्री बढ़ता जाता है शियर फोर्स डायग्राम में और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि dm बाई dx 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, dm बाई dx कब 0 होगा, जब शियर फोर्स 0 होगा, शियर फोर्स 0 होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट मोमेंट बनेगा, यहाँ पे बीच में कोई भी मोमेंट पॉइंट मोमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, सीधा चलते जाएंगे, C और D के बीच में कोई पॉइंट मोमेंट लग रहा है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन चलते जाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना ही है क्योंकि ये तो 0 है, 0 से मिलाना है, तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका स्लोप क्या है नेगेटिव है, तो जल्दी जल्दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। और आपको दिखेगा कि जो CD पोर्शन है, CD पोर्शन प्योर बेंडिंग में है कि नहीं है, मोमेंट कांस्टेंट है, शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो इसी पोर्शन की बात होगी आगे के जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस पे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे 0 होगा, दैट सॉरी शियर फोर्स जहाँ पे 0 होगा या बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, दैट पार्ट ऑफ द बीम इज नोन एज इन द प्योर बेंडिंग, ठीक। तो आगे देखेंगे वो जो पार्ट है ये बीच के अंदर है, ये दोनों P फोर्स लग रहा है, वहाँ पे मैंने W मान लिया था, यहाँ पे P है, ये दोनों पार्ट बीच में P वैल्यू लग रही है, तो ये जो पार्ट है बीच का फोर्स के बीच का, ये किस में होगा, प्योर बेंडिंग में होगा। प्योर बेंडिंग में होगा तो इसको छोटे से पार्ट को कट किया और छोटे से पार्ट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक सरफेस बन रहा होगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। ये हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होगी। ये जो राइट साइड में आप देखेंगे, जब राइट साइड व्यू देखेंगे इस पोर्शन का, इस पार्ट का, जो पार्ट कट करके निकाला गया है बाहर, यहाँ से ये निकाला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होती है, सेंट्रोइडल एक्सिस से, याद रहे सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास होती है। तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा बीच में होना जरूरी नहीं है, वो सेंट्रॉइड से होके गुजरना जरूरी है। ट्रायंगल है अगर तो उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, हाइट से सेंटर से नीचे होता है, तो उस हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस को इंडिकेट करेंगे, ये नहीं कि हमेशा बीच में हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये है न्यूट्रल सरफेस, और ये बहुत सारे जो लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इनफाइनाइट लाइनें ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी न्यूट्रल फाइबर, और न्यूट्रल फाइबर एक एक पॉइंट मिल के यहाँ पे राइट साइड व्यू में वो बन जाएंगी न्यूट्रल एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी बेंडिंग होगा तो जो ये क्रॉस सेक्शन है ये कैसे रोटेट हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा कि नहीं। अगर बेंडिंग सपोज जिस तरह से दिखाई दे रहा है वैसा हो रहा है, सैगिंग हो रहा है ना, ये सैगिंग होगा तो ये क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा या नहीं, ये इमेजिन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होगा, क्रॉस सेक्शन होगा या नहीं। अपनी मोटी सी किताब को बेंड करके देखिएगा, उसका जो साइड व्यू है वो बेंड हो जाता है, जो पेजेस हैं, जो पेजेस के जो लेयर दिखाई देते हैं वो बेंड हो जाएंगे एक क्रॉस सेक्शन एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट लिया जा रहा है, ये आपको वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इसके अबाउट बस लिया, क्यों नहीं इसके अबाउट लिया, इस एक्सिस के अबाउट क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके अबाउट तो रोटेट ही नहीं हो रहा, तो क्यों लें।
तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक्सिस है, सपोज कोई भी, यहाँ पे मैंने इसको जेड मान लिया तो आई जेड जेड निकालना होता है, इसी आई जेड जेड को बोल देते हैं आई एन ए, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इसके यही हमको इसी के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि ये इसके अबाउट क्यों नहीं निकाला, क्यों निकालेंगे इसके अबाउट तो रोटेट ही नहीं हो रहा है। रोटेट जिसके अबाउट होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो इनर्शिया लग रही है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, दैट इज नोन एज moment of inertia about neutral axis because z is the centroidal axis. z must be the centroidal axis, तो सेंट्रोइड से पास होना चाहिए z axis। z axis इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये डायरेक्शन x ले लिया हम लोगों ने, वर्टिकल डायरेक्शन को y ले लिया है, तो ये वाला जो अंदर की तरफ डायरेक्शन है वो z होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके अबाउट हमेशा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है, कोई पूछेगा कि क्यों निकालते हैं इसके अबाउट तो बता सकते हैं ना? यस सर। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे कर्वेचर बन गया है थोड़ा सा, ठीक है, कर्वेचर बन गया है, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है अगर इसको एंड पॉइंट से मिलाते जाएं तो इसमें भी एक लाइन बनेगी जो कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल फाइबर, इसको बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर। ठीक है, यस सर। अब ये न्यूट्रल फाइबर है, ये बेंडिंग हो रही है तो ये कर्वेचर बनेगा नीचे वाले पार्ट में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी, लेकिन नीचे वाले पार्ट में भी बेंडिंग होगा लेकिन इसकी लेंथ नेग्लिजिबल होगी चेंज। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? सैगिंग में छोटा हो जाएगा, नीचे वाला लेयर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और बीच वाले पार्ट को बोला जाता है इज एज्यूम टू बी नॉन डिफॉर्मेबल। तो अगर डिफॉर्म नहीं हुआ है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रल। न्यूट्रल है, ना ही चेंज, ना ही उसका बढ़ रहा है, ना ही कम हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है, ना ही डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रल। और ये फाइबर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रल फाइबर। अब ये आप देखेंगे कि ये कर्वेचर बन रहा है तो न्यूट्रल फाइबर से और यहाँ से कोई भी कर्व है ऐसा छोटा सा भी बन गया तो इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, उसका एक सेंटर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका सेंटर इनफाइनाइट में होगा, लेकिन अगर ये कर्वेचर है तो उसका जो सेंटर होगा फाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब कहीं ना कहीं होगा जो एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं आप मिल ही नहीं पाएगा उसका सेंटर। तो स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहीं नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा भी कर्वेचर बनता है तो उसका एक सेंटर होगा। तो उसका ये जो कर्वेचर बना है उसका सेंटर यहाँ पर है ऊपर, और इसका डिस्टेंस न्यूट्रल फाइबर से दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रूव करने नहीं आया हूँ, प्रूफ उन्होंने 3 स्टूडेंट्स ने जो किया था वही प्रूफ है। ठीक है, कोई एनोटेट कर रहा है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। सर ये न्यूट्रल एक्सिस तो एक से ज्यादा हो सकती है ना, तो ये जो आपने दिखाई इसके अलावा और कहाँ इसके पीछे होगी? जैसे मान लो ये नहीं, ये मान लो ये सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा मैं अगर, तो न्यूट्रल एक्सिस ये हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस इनफाइनाइट है उस प्लेन में, इस पे न्यूट्रल सरफेस पे। न्यूट्रल सरफेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से बना हुआ है। सरफेस कैसे बनेगा? बहुत सारी लाइन ड्रॉ करो दोनों डायमेंशन में। ये न्यूट्रल एक्सिस हैं और ये सब न्यूट्रल फाइबर हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, सॉरी जो एक्स डायरेक्शन में वो न्यूट्रल फाइबर्स हैं, और जो जेड डायरेक्शन में जो लाइनें ड्रॉ किया जा रहा है वो क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। ये सारे मिलके क्या बन रहा है? न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, ठीक है तो सर। हाँ यहाँ पे आर समझ में आ रहा है क्या है? कोई भी चीज को बेंड करोगे कर्वेचर बनेगा, कर्वेचर का एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द न्यूट्रल फाइबर इज नोन एज सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके न्यूट्रल फाइबर से डिस्टेंस y ऊपर भी देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो। इस जो क्रॉस सेक्शन है उसमें भी y देखते थे हम लोग अभी शियर स्ट्रेस निकालते वक्त, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमको फ्रंट व्यू देखना पड़ेगा बीम का, क्योंकि बेंडिंग आपको दिख रहा होगा सामने हो रहा है, बेंडिंग इधर नहीं हो रहा है, इधर तो रोटेशन हो रहा है क्रॉस सेक्शन का। बेंडिंग एक्चुअल में कहाँ हो रहा है? फ्रंट व्यू में, जहां से आप सामने से देख रहे हो इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी y की वैल्यू आएगी। अल्टीमेटली न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल फाइबर बोथ आर सेम बट अलग अलग डायरेक्शन में है। ये जेड डायरेक्शन में है और ये जैसे एक बीम है ऐसा, अगर मैं ऐसा बीम बना दूं तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वही तो न्यूट्रल फाइबर भी है, लेकिन दूसरे क्रॉस सेक्शन में है। ये न्यूट्रल एक्सिस बोलोगे, इसको न्यूट्रल फाइबर बोलोगे। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वही तो यहाँ पे भी y की वैल्यू है। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाले सरफेस की बात किया जाएगा उस समय,
इस सरफेस में क्या हो रहा है। तो अगर शियर स्ट्रेस देखना है तो आपको इधर देखना पड़ेगा, और आपको बेंडिंग स्ट्रेस देखना है तो इधर देखना पड़ेगा। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस में दोनों चीज़ को देखना है, क्योंकि उसमें भी आई आता है। आई कहाँ पे आ रहा है? क्रॉस सेक्शन से आता है। आई एंड ए आर द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बीम एंड इट इज रिलेटेड टू ओनली द क्रॉस सेक्शन। सिर्फ क्रॉस सेक्शन से मतलब है उसका, ठीक है। आप देखेंगे m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। आई भी आ रहा है, तो आई जो आ रहा है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बी। ये एनोटेट किसने किया है? आ नहीं रहा। चलो हटा दिया मैंने। m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। अब ध्यान से देखिएगा, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। m क्या है? मोमेंट अप्लाइड। मोमेंट किसी अप्लाइड मतलब जो बेंडिंग मोमेंट से आपको जो मिलेगा किसी भी पॉइंट पे, वो मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे। अब देखेंगे उससे स्ट्रेस कैसे जनरेट हो रहा है, कर्वेचर कितना बनेगा, ठीक है। अगर मोमेंट इंक्रीज करते जाओगे तो मोमेंट बढ़ाते जाओगे तो बीम कैसा होता जाएगा? ऐसा होता जाएगा। पहले ऐसा होगा, फिर और भी छोटा बन जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंट कम हो रहा होगा। अगर आर डिक्रीज होगा वैसे वैसे मोमेंट बढ़ रहा होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, मोमेंट इंक्रीज होगा देन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन हमको आगे देखना है। तो आई एन ए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस लिखा हूँ मैं, न्यूट्रल फाइबर नहीं। कई बार कई लोग क्या होता है, डायमेंशन मैंने तीनों दे दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं क्या क्या निकाल के आ गए। ये लेंथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है h और ये b दिया हुआ है, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना था। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है? इस क्रॉस सेक्शन में होता है। लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस इसको मान लिया तो ये निकाल लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इस क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। और ये मैं यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं गेट की बात बता रहा हूँ, गेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि कई सारे बुक्स में इसी को न्यूट्रल एक्सिस बोला गया है, ठीक। बट न्यूट्रल एक्सिस इज ओनली इन द क्रॉस सेक्शन which is made by infinite number of neutral fibers. Sigma B bending stress developed है, generated developed है। जब मोमेंट अप्लाई करोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। जितना ज़्यादा मोमेंट अप्लाई करोगे, मोमेंट अप्लाई कहाँ से हो रहा है? बीम के ऊपर। बीम के ऊपर कुछ लोड रखा, उसकी वजह से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जनरेट हो रहे हैं। तो उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और सिग्मा बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एट द फाइबर ऑन द प्लेन, एट द फाइबर, याद रहे फाइबर लिखा हुआ है, मतलब हम फाइबर कहाँ पे दिखाई देंगे हमको? फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में, ठीक है। ये है न्यूट्रल फाइबर, ये है दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, ये टॉप फाइबर और ये बॉटम फाइबर। तो ये y की वैल्यू चेंज करते जाओगे, अलग अलग फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अभी न्यूट्रल एक्सिस मैंने लिख दिया है, न्यूट्रल एक्सिस इसलिए लिख दिया है कि यहाँ से भी जो डिस्टेंस होती है वो भी y है। ये y और ये y दोनों सेम है। न्यूट्रल फाइबर से देखो या फिर न्यूट्रल एक्सिस से देखो, ठीक। ऑफ क्रॉस सेक्शन, बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जितना मोमेंट लगाए हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। अगर मोमेंट अगर रुक दिया, आपने मोमेंट इतना लगा दिया या फिर लोड जो है स्टैटिक है, बदल नहीं रहा है, तो एक मोमेंट मिल जाएगा उसको। तो मोमेंट मिल जाएगा तो एक आर की वैल्यू से वो बेंड हो चुका होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स हो गया होगा। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ई इज द यंग्स मॉडुलस, इट इज द मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, सब कोई जानता है इसको, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जितने तीन रिलेशन है वो देखते हैं। पहला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन और फ्लेक्सुरल इक्वेशन। एक और इक्वेशन नाम था इसका आइलर एंड बर्नौलीज इक्वेशन, आइलर एंड बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक। अब इसमें तीन टर्म है, ए, बी और सी। तीनों टर्म को अलग अलग पढ़ा जाएगा, अलग अलग नहीं मतलब कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ा जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन है दैट इज केस 1, इट इज a इक्वल्स टू b। तो a इक्वल्स टू b से क्या इक्वेशन आएगा? m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा b बाई वाई, ठीक। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ चुका है, मैकेनिक्स में भी पढ़ रहे हो।
तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी यहाँ पे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि मैं अभी दिखाऊंगा कि सेम टाइप का बीम है, अगर बीम को बस थोड़े ओरिएंटेशन चेंज करके लगाया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज हो सकती है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ भी चेंज हो सकती है। मैंने अभी आपको लास्ट में कल के क्लास के लास्ट में एक लेक्चर असाइनमेंट दिया है, आप लोग उस क्वेश्चन को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का ऑब्जेक्ट दिया मैंने जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मटेरियल सेम है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, बीम होगा लंबा सा ऐसा, ठीक है, बीम लंबा सा होगा ये ऐसे, ये सब मिला दोगे तो बीम बन जाएगा ये, ठीक। लेकिन क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है और मटेरियल भी सेम है। द मैक्सिमम मोमेंट कैन अप्लाइड, द मैक्सिमम मोमेंट मतलब मटेरियल सेम है तो मैं इस पे मोमेंट अप्लाई करते जा रहा हूँ। मोमेंट अप्लाई मतलब लोड को इंक्रीज कर रहा हूँ तो बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे ये पहला जो किया था हम लोगों ने इसमें, ये अगर W की वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाऊं, ये वैल्यू क्या है, हाइट कितनी है, WL है, इसकी भी हाइट बढ़ती जाएगी, बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। बट दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़नी चाहिए, W और W की। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करता जा रहा हूँ मैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा उसमें। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब ये है कि ये सिग्मा YS के पास पहुंच जाएगा। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है। इसकी वैल्यू तक अगर पहुंच जाएगा तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट बेंड हो जाएगा, ठीक है। उस इंस्टेंट पे मोमेंट की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं रेसिस्टिंग मोमेंट, मैक्सिमम रेसिस्टिंग मोमेंट, मैक्सिमम रेसिस्टिंग मोमेंट, दैट इज नोन एज MR, ठीक है। इस मोमेंट के बाद अगर मोमेंट को इंक्रीज किए, मोमेंट क्या था, अगर पहला एग्जांपल देखा जाए तो WL था मैक्सिमम मोमेंट, अगर ये वैल्यू अगर इंक्रीज होती है ऐसी कि मोमेंट की वैल्यू स्ट्रेस की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा YS तक पहुंच जाती है, उस केस में जो मोमेंट अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं MR, ठीक है, रेसिस्टिंग मोमेंट। यस। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा B की जगह पे क्या रख देंगे, सिग्मा YS, ठीक है। y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम देखेंगे हम लोग अभी। y की वैल्यू जहाँ पे भी पूछा जाएगा वहाँ पे निकालेंगे। IN इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ क्रॉस सेक्शनल, ठीक। अगर मैं बोलूं ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, इसका भी यही होगा, सेम है, सेम एरिया है, लेकिन y की वैल्यू किसमें ज्यादा है बताइए, y मैक्स की वैल्यू, एक है y मैक्स, एक है y मिनिमम। बताओ y मैक्स कितना हो सकता है, इसकी हाइट का हाफ, और इसका क्या हो जाएगा, y मैक्स इक्वल टू डायगोनल का हाफ, इसका हाइट नहीं, ये इसी में, इसी एग्जांपल में नीचे माइनस y हो जाएगा, ऊपर प्लस y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, ये भी A है, ये भी A है, साइड्स यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, लेकिन अगर ऐसे रख दिया गया बीम को तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाता है, √2a हो जाता है। तो ये √2a और A ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसमें y की वैल्यू ज्यादा होगी। तो y की वैल्यू पहले वाले केस के लिए y की वैल्यू ज्यादा है, i की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन है, y की वैल्यू इसमें ज्यादा है। तो MR किसमें मोमेंट सबसे ज्यादा अप्लाई हो सकता है, सेम मटेरियल है, फर्स्ट वाले में ज्यादा हो सकता है क्योंकि y की वैल्यू इसमें कम है, तो इसमें MR सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब ये बेंडिंग स्ट्रेंथ, इसकी मोमेंट वाली बेंडिंग स्ट्रेंथ, तो मोमेंट ज्यादा किस में अप्लाई कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं ना कि इसमें ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये सब कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करना होगा कि क्या चीज कांस्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल सेम है तो सिग्मा YS कांस्टेंट है, y किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है, एक y इसका ज्यादा है सेकंड वाले का, और y पे ही डिपेंड करेगा, मतलब MR इज इस केस में जब मटेरियल सेम हो और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, MR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, क्योंकि INA इज आल्सो कांस्टेंट क्योंकि एरिया सेम है। आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, सेंट्रॉइड से पास होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, 1/y, MR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो
तो y जिसका ज़्यादा होगा उसका mr कम होगा, ठीक है। मोमेंट उतना वो यस सस्टेन नहीं कर पाएगा, mr कम होगा तो मोमेंट ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं इस पर, मतलब उसकी मोमेंट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी में देखते हैं, इसी में आगे देखेंगे हम लोग। इफ अप्लाइड मोमेंट इज सेम, मोमेंट कांस्टेंट है, मतलब जो लोड अप्लाई किया गया है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो एक स्टैटिक लोडिंग है, अब वो चेंज कभी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मोमेंट अप्लाई हो गया उस पर, एम की वैल्यू आ गई है, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम से। तब देन द बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड विल बी डिटरमाइंड। सिग्मा मी कैसे निकालेंगे, फिर फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, एम वाई अपॉन आई, माई इंडिया बताया था मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हर जगह फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, बीम में, बेंडिंग में, जहां भी आएगा ये फ्रिक्वेंटली यूज करना है कि सिग्मा स्ट्रेस जनरेटेड कितना है, मैक्सिमम बेंड। हेलो, अभी यस सर डिस्कनेक्ट हो गया, चलो। बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड कितना है ये हमें इसी फार्मूले से पता चलेगा, और स्ट्रेस जनरेटेड कहाँ पर है ये सब निकालना है आपको, तो ये एग्जांपल मैंने दिया है। अच्छा, एक और चीज़, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कब होगा, जब y की वैल्यू, देखो ये मोमेंट तो कांस्टेंट है, अप्लाइड मोमेंट इज सेम, सेम मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट भी लिख लेना चाहिए था, स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टैटिक लोड है तो ये कांस्टेंट है, वैल्यू बदल नहीं रही है, यहाँ शियर फोर्स डायग्राम से हमको वैल्यू मिल गई है, और ये प्योर बेंडिंग का है तो m कांस्टेंट है, ठीक है, ये m की वैल्यू मिल गई है। INA इज अ कांस्टेंट बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, डायग्राम का राइट साइड व्यू है ये, और ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू और ये राइट साइड व्यू, ठीक है। तो आपको निकालना है, किस पे डिपेंड करेगा सिग्मा बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो आपको दिखेगा ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है वाई वेरी करेगा ना, आपको बेंडिंग स्ट्रेस अलग अलग वाई पे देखना होगा, तो ये y इक्वल्स टू, ये इक्वेशन एक ऐसा नहीं बन जा रहा y इक्वल्स टू mx जैसा स्ट्रेट लाइन का, इट्स ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन बेंडिंग स्ट्रेस एंड y, सिग्मा b इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू mx जैसा नहीं बन रहा है, ये y इक्वल्स टू mx, ये y अलग चीज है, ये y अलग चीज है, y इक्वल्स टू mx जैसा बन रहा है, ठीक है। तो जो m बाई आई है दैट इज द स्लोप होगा ना, हाँ ठीक है। और ये बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे जनरेट होता है, फ्रंट व्यू में जनरेट होता है, तो सिग्मा बी की वैल्यू y अगर ज़्यादा रखोगे तो सिग्मा बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, y की वैल्यू कम रखोगे तो कम आएगी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है, सॉरी माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव ही रखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। मान लीजिए मैं इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, हॉगिंग अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे अप्लाई करते हैं, मोमेंट अप्लाई हुआ है, कितना मोमेंट आप आया है, कांस्टेंट मोमेंट है, दैट इज कैपिटल M, ठीक है। तो ये कैसे बेंड होगा ये आपको ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं बस न्यूट्रल एक्सिस को समझ लो, मैं इमेजिन करके बना रहा हूँ, ऐसे बेंड हो जाएगा, तो हर एक ऊपर का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट, ये A है, ये C है और ये B है, ठीक है, तीनों पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस बताना है कितना कितना होगा। इधर y को पॉजिटिव लेना है, इधर y को नेगेटिव लेना है, या फिर आपको स्ट्रेस समझ में आ रहा होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो नेगेटिव आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस है तो पॉजिटिव आएगा। तो आपको बताना है स्ट्रेस A पे, B पे और C पे, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B कहाँ, A पर कितना होगा, सिग्मा B एट A सपोज मैंने इसकी हाइट दे दी है h और ये विड्थ दिया है दैट इज b, y मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, h/2 h/2 यहाँ पे m इंटू h/2 रखोगे डिवाइडेड बाय i n a, b पर कितना होगा सिग्मा b, y कितना होगा b पे, 0 -h/0 होगा इसमें, 0 होगा y की वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, सिग्मा b -h/2 सिग्मा b C. एट c,
अच्छा माइनस नहीं लिखेंगे, देखिए माइनस लिखेंगे, वो भी h/2 ही है, m इंटू मैग्नीट्यूड उतना ही है ना, हाँ। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपको सैगिंग और हॉगिंग देख के समझना है। तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा उस टाइम पे, हॉगिंग में है तो नीचे वाला कंप्रेसिव में है, तो नेगेटिव होगा ये और ये पॉजिटिव होगा। ये y के हिसाब से नहीं करना है, ठीक है, ये नेचर के हिसाब से लिखना है यहाँ पे प्लस माइनस। y के हिसाब से करोगे तो अगर मैं ऐसे करने दूंगा, ऐसे सैगिंग ऐसे कर दिया अगर मैंने, बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। यस सर। तो आपको बस ये जो प्लस माइनस है इसका भी साइन कन्वेंशन है, उसमें मोमेंट का भी साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। तो उसमें दो कन्वेंशन होगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो सकता है, एक जगह माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, ये भी साइन कन्वेंशन है। बट आपको इसमें तो नेचर समझ में आता होगा कि हॉगिंग कब होगा और सैगिंग कब होगा। हॉगिंग होगा तो नेगेटिव आएगा, ऊपर नहीं नीचे नेगेटिव आएगा और ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे दो चीज दिख रही होगी आपको, मैक्सिमम कहाँ पे है, दो जगह है, बॉटम पे भी है टॉप पे भी है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा, अभी तो ये सिमेट्रिकल बॉडी है, दैट्स व्हाई द टॉप पे और बॉटम पे दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, टॉप पे और बॉटम पे इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप दोनों में से कोई एक, इसका मतलब क्या होता है, मैक्स ऑफ सिग्मा बी बॉटम कॉमा सिग्मा बी टॉप, मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये आप लोग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हमारा मेन पर्पज है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम वो निकालना हमारा पर्पज है। तो आप देखोगे कि टॉप पे कितना है बॉटम पे कितना है, अगर दोनों सेम है तो कोई एक वैल्यू हो जाएगी, दोनों अलग अलग है तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसमें से एक टर्म बन के आता है, आपने देखा होगा कि सिग्मा बी इक्वल्स टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको सिग्मा बी इक्वल्स टू एम वाई बाई आई एन ए। अगर y को मैं आई एन ए के नीचे ले जाऊं तो भी इक्वेशन सही है, ऐसे लिख दूंगा m बाई आई अपॉन वाई, ऐसे लिख सकता हूँ, m अपॉन आई अपॉन वाई लिख सकते हैं ना, y नीचे चला जाएगा। तो जो नीचे आएगा i बाई आई एन ए, उसको एक नया टर्म दिया गया है, नाम दिया गया है, दैट इज जेड एन ए। दिस विल गिव अ रिलेशन, ये रिलेशन कैसा बन जाएगा, आई बाई वाई को क्या लिख दिया, जेड, तो ये कैसा बन जाएगा, m बाई जेड, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बेंडिंग स्ट्रेस जिसमें ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कोई एक दो बीम है, एक में बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो रहा है, एक में कम हो रहा है, तो कौन सा बीम जल्दी टूटेगा, जिसमें ज़्यादा जनरेट हो रहा है वो वाला या जिसमें कम हो रहा है वो वाला, मोमेंट सेम है, कोई बताएगा जल्दी से? नहीं बता पा रहे हो क्या भाई? सर जिसमें ज्यादा जनरेट होगा, जिसमें ज्यादा जनरेट होगा वो जल्दी टूट जाएगा, ना वो। मटेरियल की स्ट्रेंथ है 500 मेगा पास्कल, मटेरियल की स्ट्रेंथ है 5 मेगा पास्कल, एक बीम में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 400 के बाद स्टार्ट हो रहा है, एक बीम में 200 से स्टार्ट हो रहा है, ये जल्दी 500 के पास पहुंचेगा ना, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये जल्दी पहुंचेगा 500 पे, तो ये जल्दी टूट जाएगा। मतलब जब सिग्मा बी अगर जिसका ज्यादा है, जिसमें सिग्मा बी ज्यादा जनरेट हो रहा है, दैट बीम इज वीकर देन अदर वन, वो कमजोर होगा, ठीक है। तो सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z, ठीक है। तो याद तो देखो सिग्मा बी क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, अगर सिग्मा बी जनरेटेड, ध्यान रहे जनरेटेड, मैक्सिमम नहीं जनरेटेड, अगर जनरेटेड ज्यादा हो रहा है तो वो बीम क्या है, कमजोर है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जेड एन ए से कंपेयर कर लें, जेड एन ए जिसका ज्यादा होगा उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इस देखो ध्यान से देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो जेड एन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BS हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ। यस सर, ठीक है। तो सिर्फ जेड एन ए निकाल लो, जेड एन ए क्या है, आई बाई वाई, तो इसी को इसका नाम दे दिया गया है। उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है आई बाई वाई, ध्यान रहे, इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस, इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन।
मतलब सिर्फ बीम क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। बीम क्रॉस सेक्शन देख के ही बता सकते हो कि किसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर एरिया सेम है दोनों क्रॉस सेक्शन का और मटेरियल सेम है तो कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। सिर्फ आई बाई वाई देख लो तभी पता चल जाएगा कि इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ अगर दो तरह का बीम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट हो सकता है कि ऐसा ओरिएंटेशन हो कि उसका आई बाई वाई की वैल्यू ज़्यादा है, एक ही कम आए, तो आपको वो निकालना पड़ेगा आई बाई वाई की वैल्यू। अभी जो हमने अभी देखा था, फिर से यहाँ पे भी देख लेंगे आप लोग कि इसका वाई की वैल्यू ज़्यादा है और इसके वाई की वैल्यू कम है। इसलिए मैंने ये दिया था TA1 एंड TA2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TA एंड TA2? थिंक एंड एनालाइज, थिंक एंड एनालाइज। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एनालाइज करके सोचोगे, अपने कॉपी में नोट्स में लिखोगे। विच विल फेल? हेलो, यस सर। यस सर। कहाँ चले गए सब? साथ ही स्टूडेंट आए हैं। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बेंडिंग स्ट्रेंथ अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल सेम है तो बेंडिंग स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ये कैसे चेक करेंगे? समझ में आ रहा है? किससे? जेड से। नवीन, जेड की वैल्यू निकालेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि, और जेड वो मैक्सिमम वाला, देखो फार्मूला दिख रहा होगा आपको, वाई मैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, वाई मैक्स रख के निकालना है। इसका वाई मैक्स कितना होगा? A/2, और इसका वाई मैक्स कितना होगा? A√2/2। ठीक है, तो वाई मैक्स किसका ज़्यादा है? ये अगर 1 बोलूँ और ये 2 बोलूँ तो वाई मैक्स ऑफ 1 इज लेसर देन वाई मैक्स ऑफ सेकंड। ठीक है, तो वाई मैक्स जिसका ज़्यादा होगा उसी हिसाब से जेड निकाल लेंगे हम। आई एन ए दोनों का सेम होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन सेम है। अगर ये सेकंड बोलूँ मैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी एट, कहाँ पे होगा? एक है टॉप, ये है बॉटम। बॉटम पे होगा कि टॉप पे होगा? दोनों में से कहीं ना कहीं होता है। आपको बताना है कि उन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा। हेलो, यस सर। बताओ। एक है टॉप फाइबर क्रॉस सेक्शन का और एक है बॉटम फाइबर। कहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा? ये क्रॉस सेक्शन बनाया हूँ मैं, बीम नहीं है, बीम का फ्रंट व्यू नहीं है, राइट साइड व्यू है। बेंडिंग स्ट्रेस टॉप पे होगा सर। टॉप पे ज़्यादा होगा। हमेशा गलत ही क्यों बताती हो? बेंडिंग स्ट्रेस तो सर सही बता रही हो? टॉप पे तो होगा सर। कैसे बताओ? सही है सर। हाँ, सही है, सही है। कैसे बताओ? हाँ। इसका हाइट दिया हुआ है, जो ये सर h दिया हुआ है हाइट, तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। h/2 डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा? 2h/3। हाँ 2h/3। ठीक है, और ये नीचे का क्या हो जाएगा? h/3। h/3। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? तुम देखो गलत बता रही हो। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? ये y मैक्स है ऊपर वाला, y मैक्स है ना ये, और ये क्या है? y, ये भी एक y मैक्स, ये भी y मिनिमम है। ये y मिनिमम नहीं है, ये y टॉप है और ये y बॉटम है। अब इन दोनों में सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है कि यहाँ पे जनरेट हो रहा है? ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट कहाँ होगी? ऊपर जनरेट होगी, क्योंकि y कहाँ है? ऊपर ज़्यादा है, मतलब ये पार्ट जल्दी टूटेगा बेंडिंग की वजह से। हाँ ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ बोल रही थी तुम, बेंडिंग स्ट्रेंथ। बेंडिंग स्ट्रेंथ तो दो बीम के बीच में कंपेयर करते हैं ना, ये तो एक ही बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये तो एक ही बीम का क्रॉस सेक्शन है। समझ में आ रहा है? हाँ। बेंडिंग स्ट्रेंथ चेक करना है तो दो बीम को चेक कर सकते हो, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस एक ही क्रॉस सेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है ना। अगर ये बीम ऐसा ट्रायंगुलर बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है, ऐसा है, तो हम लोग देखेंगे एक फाइबर है जो नीचे, इसके सेंटर से नीचे है ना, न्यूट्रल फाइबर, तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ भी जनरेट होगा, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। अब उसमें से टॉप और बॉटम की बात करेंगे तो कहाँ पे ज़्यादा होगा बेंडिंग स्ट्रेस? यहाँ पे ज़्यादा होगा। टॉप कमजोर पॉइंट है,
ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जनरेट हुई है, उसी की मतलब बोल सकते हैं देखभाल ज़्यादा करेंगे उसकी। ठीक है, अगर ये Yes. अगर इसको हम लोगों ने बचा लिया, अगर हमने इसको ऐसा डिजाइन किया कि ये सेफ है, तो पूरा का पूरा बीम क्या होगा, सेफ होगा, क्योंकि इसके अलावा हर एक पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट हो रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेट हो रही है। लेकिन जब दो बीम की बात की जाएगी तब उस केस में जेड की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट दोनों के लिए। ठीक है, दो बीम के अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है या और सॉरी मटेरियल सेम है, तब ये चेक करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से भी बेंडिंग स्ट्रेंथ बताया जा सकता है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है ये। ठीक है, Yes, sir. तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो बीम दो बीम दे दिया मैंने, और उसका क्रॉस सेक्शन दे दिया कि सर्कुलर है एक और एक रेक्टेंगल है, तो आप बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा। जस्ट फाइंड आउट INA डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। वाई मैक्स निकालना है, याद रहे। अब यहाँ पे दो मैक्सिमम वैल्यू है वाई के, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उस दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? ऊपर वाला है। ऊपर वाले। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू रखनी है वहाँ पे वाई में, जेड की फॉर्मूले में। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये हाइट में दे रहा हूँ 30 सेंटीमीटर और विड्थ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें निकालना है आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड इन द बीम। इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे लास्ट, शियर फोर्स डायग्राम, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखोगे कहाँ पे मोमेंट सबसे ज़्यादा है। अब उसमें प्योर बेंडिंग नहीं देखेंगे, आपको बस देखना है कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा है, वो वाली वैल्यू निकालनी है और फ्लेक्सुरल फार्मूला में रखना है और सिग्मा बी निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है आपको। ठीक है, Yes. और आप ये भी बताएंगे कि बीम में किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है, मतलब वही कि जहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट होगा वही पॉइंट बताना है आपको। फ्रॉम ए आपको बताना है कि किस पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी जनरेटेड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन नोट कर लिया आप लोगों ने। अभी Yes, अटेंडेंस दे दो, सर। अटेंडेंस दे दो। आज यही तक क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास है 3 से 4। तो सर ये एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ये फ्लेक्सुरल फॉर्मूला निकाला ना, ये तो अपन ने वो सिर्फ CD पोर्शन को लेके निकाला था, मतलब प्योर बेंडिंग। हाँ, अगर वो वही मैं- बाकी के पार्ट को ले तो तभी निकल सकता है। बेंडिंग स्ट्रेस तो हर जगह आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस तो हर जगह नहीं, तो आएगा। ये फ्लेक्सुरल देखो नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो बेंडिंग मोमेंट इसका कुछ ऐसा बना, ऐसा बना। ठीक है, अब मैं जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे हम लोग, ये पूरा का पूरा पार्ट ये CD और ये मान लो ये पॉइंट D है, E है। ठीक है, ये पॉइंट E है, तो ये बोलेंगे जो बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा C से D के बीच में, हर जगह बेंडिंग स्ट्रेस सेम होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सेम है। ठीक है, लेकिन D और E में मोमेंट चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी चेंज होगा। तो मुझे मान लो कि मुझे यहाँ पे निकालना हो, तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस भी होगा। इस पे यहाँ पे स्ट्रेस कुछ और होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो आपको तो ये निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, उस पॉइंट को बताना है। मुझे पोर्शन नहीं बताना है बीम का कौन सा पोर्शन बेंडिंग स्ट्रेस में होगा, इतने। अब मुझे पॉइंट से मतलब है। Okay, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट से फेलियर स्टार्ट हो सकता है ना, फ्रैक्चर स्टार्ट हो सकता है। एक पॉइंट से भी फ्रैक्चर अगर स्टार्ट हो गया, बेंडिंग स्टार्ट हो गया और वो परमानेंट डिफॉर्म होने लगा, तो वो बेंडिंग बीम पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम पोर्शन में देख रहे थे CD, यहाँ पे मोमेंट देख लिए कि ये मोमेंट ले लेंगे, और इसे क्योंकि M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई बाई आर, एक पोर्शन को लेना पड़ेगा कि कर्वेचर उसका बन रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे M/I इक्वल्स टू सिग्मा B बाई वाई, ये आप अप्लाई कर सकते हो पॉइंट के लिए, लेकिन जो E/R वाला है वो वाला यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि R तो एक पोर्शन के लिए कर्वेचर बनेगा ना, पॉइंट के लिए तो बनेगा नहीं कर्वेचर। CD पोर्शन के लिए कर्वेचर बनेगा, एक पॉइंट में वो बोलूँ यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो E/R वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ये वाला यूज नहीं होगा, सिर्फ इतने में यूज होगा बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। ठीक है, चलिए अटेंडेंस दीजिए।
और कल हम एक्स्ट्रा क्लास है, ध्यान रहे, उन अनाउंसमेंट भी चेक कर सकते हो, 3 से 4 है आपका, फ्री है वो मैटलैब के बाद, देख लिया मैटलैब, ठीक है, देख लिया सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो गया अटेंडेंस? यस सर। हाँ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।